नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर आपके लिए जी के जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? विकल्प दिए हैं अधर्वयु, उद्गाता, ब्रह्मा और होत्री। साथियों, बताते चलें, अधर्वयु जो कहा जाता था वो यजुर्वेद का जो पाठकर्ता होता था उसे अधर्वयु कहा जाता था, और उद्गाता सामवेद, ब्रह्मा अथर्ववेद के पाठकर्ता को, और होत्री ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता था। तो साथियों, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, तो विकल्प बी उद्गाता इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जैन पार्श्वनाथ जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे? साथियों, जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हुए थे वो महावीर स्वामी हुए थे। और यहाँ पार्श्वनाथ की बात की जा रही है, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अशोक के लेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की थी? विकल्प दिए हुएनसांग, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ओसन जॉन मार्शल। तो साथियों, अशोक के जो लेख थे वो सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो अंग्रेज इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और सबसे पहले उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? विकल्प दिए हैं कन्नौज, श्रीकंठ, मालवा और थानेश्वर। तो साथियों, हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का राजा था और थानेश्वर में उसकी प्रारंभिक राजधानी थी, किंतु बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, जो अंततः कन्नौज ही हर्षवर्धन राजधानी रही थी। लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछी जा रही है यहाँ, तो प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। थानेश्वर वर्तमान के हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में थानेसर नामक जो स्थान है वहाँ पर थानेश्वर हुआ करता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने न्याय चाहने वालों के लिए लाल रंग के वस्त्र पहनने का नियम बनाया था? विकल्प दिए हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो साथियों, न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए लाल रंग के वस्त्र पहनने का नियम बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दिल्ली सल्तनत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही सुल्तान बना था और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहली बार बनाया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर में रही थी और पहली बार राजधानी जो बनाई वो इल्तुतमिश ने ही बनाई थी। अगला प्रश्न है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किसने बनवाई थी? विकल्प दिए हैं बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। साथियों, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे और इनकी जो उपाधि थी वो महबूब ए इलाही इनकी उपाधि थी। महबूब ए इलाही इनकी जो दरगाह जो बनी हुई है, खानकाह और दरगाह इनकी दिल्ली के निकट गयासपुर में बनी हुई है और इनकी जो दरगाह बनवाई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज का विस्तार किस दिशा में है? विकल्प दिए पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। साथियों, एंडीज जो पर्वत श्रेणी है ये विश्व की सबसे लंबी तो है ही, इसका जो लोकेशन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और ये उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के किनारे ये जो है उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है?
विकल्प दिए हैं न्यायिक है, संसदीय है, अर्ध न्यायिक है और सामान्य प्रक्रिया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है और यह जो महाभियोग है वो संसद में चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? विकल्प दिए हैं क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन और कैबिनेट मिशन। तो साथियों, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। 1946 में तब किया गया था, कैबिनेट मिशन यहाँ आया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 2 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पृथ्वी का निम्नतम बिंदु कहा जाता है? विकल्प दिए हैं मैरियाना ट्रेंच, सुंडा गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त और क्यूराइल गर्त। तो साथियों, पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु या सबसे गहरा बिंदु कह सकते हैं तो ये है जो आपका वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, इसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। और ये जो चैलेंजर गर्त है, मैरियाना ट्रेंच है, ये विश्व का सबसे गहरा भाग है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि अन्य गर्त दिए हुए हैं, सुंडा गर्त ये हिंद महासागर में है, प्यूर्टो रिको ये अटलांटिक में है, क्यूराइल ये भी प्रशांत महासागर में है। लेकिन सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच है, इसी को पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु कहा जाता है, पृथ्वी का निम्नतम बिंदु। और पृथ्वी का उच्चतम बिंदु अगर पूछ लेते हैं तो फिर होता है उसका उत्तर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का उच्चतम बिंदु है और मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी का निम्नतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, विक्रमी संवत तथा शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो साथियों, बताते चलें, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई है वो 57 ईसा पूर्व में हुई है। 57 ईसा पूर्व कहें या BC कह दें। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी और कनिष्क ने की थी ये 78 ईस्वी में की थी। तो इस प्रकार से अगर इनको दोनों काउंट कर लें तो 57 और 78 जो होते हैं वो 135 वर्ष का अंतराल है शक संवत और विक्रमी संवत के बीच में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? टाइम या सेकंडों में दिया गया है। जनरली इसका आंसर जो रहता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड रहता है और यहाँ जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 499 सेकंड। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और 499 सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट और 19 सेकंड इसका आंसर रहेगा। कहीं कहीं इसका 8 मिनट 16 सेकंड मिल जाता है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग 499 सेकंड एक्यूरेट इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? विकल्प दिए हैं ब्यूनस आयर्स, क्विटो, सैंटियागो और लीमा। तो साथियों, इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है और इक्वाडोर की जो राजधानी है वो क्विटो है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जबकि ब्यूनस आयर्स की बात करें तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है, सैंटियागो ये चिली की राजधानी है और अगर लीमा की बात करें तो ये पेरू की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत में केसर की खेती कहाँ होती है? विकल्प दिए हैं जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो साथियों, भारत में केसर की खेती जम्मू कश्मीर में होती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंग्रोव वनस्पति भारत में सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? विकल्प दिए हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। तो साथियों, मैंग्रोव वनस्पति भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और नंबर 2 पे आता है गुजरात। और मैंग्रोव वनस्पति जो होती है उसको गुजरात में कच्छ वनस्पति के नाम से जानते हैं। मैंग्रोव को ही गुजरात में कच्छ कहते हैं। और थोड़ी बहुत मात्रा में जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है KG बेसिन वाले क्षेत्रों में। KG बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी नदियों के बेसिन जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? विकल्प दिए मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली और मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। तो साथियों, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था बादशाह खान ने। तो विकल्प है बी सही इसका आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान भी कहा जाता था।
और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी कई बार पूछा गया है परीक्षा में, कौन है? तो आंसर रहता है खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिए हैं रतौंधी, घेंगा, सूखा और स्कर्वी। तो साथियों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, और सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? विकल्प दिए हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्म भूषण। तो साथियों, भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात की जा रही है तो वो है भारत रत्न। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। जबकि इसके बाद जो आता है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, और चौथे क्रम पे आता पद्मश्री। चौथे क्रम का भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? साथियों, गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, और यह भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है। और भारत के ये राज्यों में अगर बात करें तो सबसे लंबाई किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? साथियों, सौर मंडल जो है, सौर मंडल का जो मुख्य तारा है वो सूर्य है, और इसके आसपास 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और 8 ग्रहों के अलावा कई उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड जिन्हें कहते हैं, कॉमेट, ये सब चक्कर लगा रहे हैं। सौरमंडल के घटक हैं, इन सब से मिलकर ही सौरमंडल बनता है। यहाँ उपग्रह पूछा जा रहा है, तो साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, और गैनीमीड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। ये बृहस्पति का है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति ग्रह भी सबसे बड़ा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। यूरोपा ये भी बृहस्पति का है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? विकल्प दिए महोगनी, खैर, सागौन और सिनकोना। तो साथियों, मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा कोनेन जो है वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सिनकोना के वृक्ष की छाल से कोनेन को प्राप्त किया जाता है। साथियों, खैर, ये भी ध्यान रखना है आपको, खैर का जो वृक्ष है इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। कत्था जिसे पान में लगाकर यूज करते हैं, तो खैर के पौधे से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की अनुसूचियां हैं साथियों, तो कुल मिला के अभी 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियां अलग समय पर जोड़ी गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया, पूछ रहा है, तो भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सीयू की किसका यात्रा विवरण है? विकल्प दिए हुएनसांग, फायान, निकोलो कोंटी और इब्न बतूता। साथियों, ये सभी जो है 4 विकल्पों में दिए गए हैं, ये चारों विदेशी यात्री हैं जो कभी न कभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और इन्होंने अपना अपना विवरण लिखा भी है, सुनाया भी है लोगों को, तत्कालीन समय के लोगों को बताया भी है। और यहाँ सीयू की बात की जा रही है, तो सीयू की जो है ये हुएनसांग का यात्रा विवरण है। हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। इसने भारत में रह के नालंदा बौद्ध महाविहार में 1.5 वर्ष तक रहा था और शिक्षा प्राप्त की थी, और यहाँ का विवरण जो उसने देखा है इंडिया को, उसने अपने ग्रंथ सीयू की में लिखा है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? विकल्प दिए मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, सिकंदर और नादिर शाह। साथियों, अल बरूनी एक इतिहासकार था। इसने फारसी का भी फारसी ग्रंथ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था इसने, और इसने एक किताब भी लिखी है भारत के ऊपर, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद इसका नाम है। इसकी पुस्तक बहुत फेमस पुस्तक है, और यह जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प दिए हैं 12, 10, 8, 7। तो साथियों,
राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, उल्लेखनीय योगदान दिया है या विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। ऐसे 12 लोगों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। साथियों, अनुच्छेद 14 में दिया गया है ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं और भारत मूल अधिकारों के अंतर्गत पहला जो मूल अधिकार समानता का अधिकार ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक का है और इसमें 14 अनुच्छेद है ये विधि की समझ समता दिया गया है। 15 में जाति, धर्म, मूल, वंश, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है और 16वां जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 नंबर का अनुच्छेद है, यह लोक नियोजन में समानता का अधिकार देता है, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में। और अनुच्छेद 17 है इस प्रश्न का सही आंसर, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था? साथियों, पूछा जा रहा है कौन सा लौह संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था। तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम था वो था 1951-56 से लेकर 1961 तक ये चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग आधारभूत एवं भारी उद्योग पर आधारित बनाई गई थी और इसमें 3 लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है, बोकारो ये झारखंड में है। यही जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित नहीं किया गया था। तो विकल्प बी बोकारो इसका सही आंसर हो जाएगा। बोकारो की स्थापना हुई है 1964 में, 64 में हुई है, जबकि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये तीनों स्थापित किए गए थे 1959 में, 1959 में। तब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो विकल्प बी बोकारो ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर की औसत लवणता सबसे कम है? विकल्प दिए हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। साथियों, विकल्पों में दिए गए प्रशांत महासागर ये सबसे ज़्यादा औसत लवणता वाला महासागर है, उससे कम अटलांटिक है, उससे कम हिंद महासागर है और सबसे कम आर्कटिक महासागर है। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आर्कटिक महासागर विश्व का, पृथ्वी का सबसे छोटा, सबसे उथला महासागर है, इसकी औसत लवणता भी सबसे कम है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? विकल्प दिए हैं मुंबई, कालीकट और कटक और सूरत। तो साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसे 3 सागरों का संगम कहा जाता है? विकल्प है कन्याकुमारी, कोच्चि, चेन्नई और कालीकट। तो साथियों, 3 सागरों का संगम कहा जाने वाला जो है स्थान है कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में पड़ता है और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है ये। और इसे 3 सागर संगम इसलिए कहते हैं, कन्याकुमारी की जो सीमाएँ हैं वो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करती हैं, इसलिए इसे 3 सागरों का संगम कहा जाता है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।